Hello everyone, welcome to learning session. This is chapter 6.3 in international trade finance and इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्रेडिट रिस्क. तो चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया विच मेनली डील्स विद द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड वन ऑफ दोज रिस्क इज क्रेडिट रिस्क, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. हम किस तरह से पढ़ते हैं कि कैसे सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. Then we will measure the risk and then we will respond to it. Measure और assess the risk. ठीक है, तो यही हमारा एक तरह से कह सकते हैं क्या रहेगा, एक फ्लो जो रहने वाला है, एक रोड मैप रहने वाला है हमारे आने वाले चैप्टर्स के लिए. ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है कि आपने जिस भी पर्सन को सेल किया गुड्स को, राइट, तो उस पर्सन ने आपको अगर पैसे नहीं दिए तो आपको तो कंप्लीट लॉस हो जाएगा. तो इसलिए अगर आप किसी को क्रेडिट पे सामान बेचते हो तो आपके पास थोड़ा सा रिस्क हमेशा रहती है कि मे बी वो पर्सन पैसे ना दे एंड आपको लॉस हो जाए. एंड उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी लाइन क्या लिखी है इन्होंने, दैट अ सेल इज ओनली अ गिफ्ट अनटिल इट इज पेड फॉर. क्योंकि जब तक आपको पैसे नहीं आए इसका मतलब आपने सामने वाले बंदे को एक गिफ्ट ही दिया, राइट. तो क्रेडिट रिस्क से क्या क्या अफेक्ट हो सकता है. सबसे पहले आपकी लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो, देन प्रॉफिट मार्जिन भी, बैलेंस शीट हेल्थ एंड परसेप्शन अमंग सप्लायर, इन्वेस्टर एंड लेंडर. सो इस वजह से क्रेडिट रिस्क की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप पेमेंट डिफॉल्ट को मिनिमाइज कर सको. क्रेडिट रिस्क होता क्या है, दैट बायर फेल्स टू पे फॉर द गुड्स और सर्विसेज. एंड ये डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड दोनों में ही होता है, राइट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में ही होता है, बट क्रेडिट रिस्क क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में एम्पलीफाई जरूर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है इसका, बिकॉज हमें डायरेक्ट विजिबिलिटी नहीं है बायर के ऑपरेशंस में. हमें जुरिस्डिक्शनल लिमिटेशन की वजह से कोई लीगल रेमेडीज नहीं अवेलेबल इतनी अच्छी, और पॉलिटिकल करेंसी एंड रेगुलेटरी रिस्क ऐड ऑन कर दे तो ये वाला रिस्क जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है इन इंटरनेशनल ट्रेड. तो क्यों करनी है हमें क्रेडिट रिस्क की मैनेजमेंट, ताकि हम सबसे पहले तो किसी को भी क्रेडिट देने से पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट बना लें कि इसको इतना ही क्रेडिट देना है, एंड सही पेमेंट मेथड चुने, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें और प्रॉपर रिस्क मिटिगेशन टूल्स को यूज़ करें. कंपनी की स्ट्रेटेजी में क्या रोल है कि ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको क्रेडिट रिस्क मैनेज करना ही पड़ेगा. देन आपको देखना पड़ेगा कि बैंक एंड लेंडर्स आपके रिसीवेबल को किस तरह देखते हैं. मतलब आपकी बुक्स में मान लो 10 करोड़ के अकाउंट रिसीवेबल हैं, लेकिन हर साल आपको 25% लॉस हो रहा है फ्रॉम द रिसीवेबल ड्यू टू क्रेडिट रिस्क. तो उस केस में बैंक से आपकी 10 करोड़ को 10 करोड़ नहीं मानेंगे, दे विल ओनली कंसिडर इट एज 7.5 करोड़, क्योंकि उनको पता है 25% तो आपका हर साल लॉस होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है हमारी क्रेडिट रिस्क की क्रेडिट रिस्क हमारे अफेक्ट करते हैं कंपनी स्ट्रेटजी में. ठीक है, क्या क्या प्रोटेक्शन टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर क्रेडिट रिस्क. सबसे पहले आता है क्रेडिट इंश्योरेंस, मतलब नॉन पेमेंट से बचाने के लिए आप इंश्योरेंस ले लेते हो ईसीजीसी या कोई और प्राइवेट इंश्योरर से. उसके बाद आती है विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग. फैक्टरिंग क्या होता है, हम अपना 90 to 95% रिसीवेबल फैक्टरिंग एजेंसी को दे देते हैं एंड वो हमें अपफ्रंट पेमेंट कर देते हैं उसमें. अगर उस चीज़ को हम नॉन रिकोर्स कर लें, मतलब अगर नॉन पेमेंट होती है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, इन दैट केस हम अपने आप को क्रेडिट रिस्क से बचा सकते हैं. थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने बायर से लेटर ऑफ क्रेडिट लिया भी है तो उसको फर्दर कंफर्म करवा लिया एक कंफर्मिंग बैंक से, ताकि हमारे पास एडिशनल सिक्योरिटी आ जाए इन केस इशूइंग बैंक डिफॉल्ट, राइट. देन एक्सपोजर की लिमिट सेट कर लो अच्छे से कि पर बायर या पर कंट्री कंट्री रिस्क को असेस करके भी और पेमेंट टर्म के अकॉर्डिंग भी आप किसको कितना क्रेडिट देने वाले हो, ताकि आपका रिस्क जो है अच्छे से मैनेज रहे. ठीक है, तो अब हम देखें हर एक चीज़ में आप क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व कर सकते हो जो आपको क्रेडिट रिस्क कम करने में मदद करेंगे फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो उसमें आप किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, उसी से आप अपना डिस्प्यूट और क्लेम्स जो है मिनिमाइज कर सकते हो.
अगर आपने अच्छे से उसके अंदर कमोडिटी की डिटेल एंटर कर दी, डिलीवरी टर्म, शिपिंग टर्म, पेमेंट टर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ अगर आपने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, तो कल को अगर आपका लॉस होता है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम इजीली मिल सकता है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट वेल ड्राफ्टेड था, आपका इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट होके बायर पेमेंट करने से मना नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो आपने क्या करना है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट या वेग पीओज, वेग क्या होता है, जो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि आप क्या एक्चुअल टर्म बनाना चाहते हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने अवॉइड करना है एंड बोथ पार्टीज ने साइन किया होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, फर्स्ट स्टेप इज अपना कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरह से ड्राफ्ट करो सेफ होकर, ताकि सामने वाला पर्सन उस चीज पे डिस्प्यूट ना कर सके। फिर क्रेडिट एक्सपोजर के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट मेथड चूज करो। हर एक पेमेंट मेथड में बायर और सेलर को डिफरेंट रिस्क है। हम क्या है, हमने सोचना है सेलर के परस्पेक्टिव से, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि अगर एडवांस पेमेंट मिलती है तो सबसे ज़्यादा सेलर के लिए सेफ है। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है तो दोनों के लिए मॉडरेट है, क्योंकि आप बायर को तो नहीं दे रहे हो गुड्स अगर उसने पेमेंट से मना कर दिया, ठीक है, बट आपको गुड्स वापस मंगाने पड़ेंगे, वो सारी कॉस्ट आपको फिर भी पड़ती है, तो मॉडरेट रिस्क हो जाता है। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा, बायर को पहले ही गुड्स मिल जाएंगे बट आपको वेट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। एंड अगर आप ओपन अकाउंट पे भेज रहे हो, मतलब क्रेडिट पे ही भेज रहे हो, तब भी आपके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क है। लेटर ऑफ क्रेडिट में भी क्या रह जाता है, मीडियम रिस्क रह जाता है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट में भी अगर मान लो आपने डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी गलती कर दी, आपकी क्या हो सकती है, क्लेम डिनाई हो सकता है एंड आपको पेमेंट का लॉस हो सकता है। सो ये तो हो गई पेमेंट और मेथड चूज करनी जिससे आप अपना रिस्क कम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जब आप डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन इस अकॉर्डिंग करनी है हमने कि हमारा रिस्क जो है लॉस होने का नॉन पेमेंट की वजह से वो कम से कम रहे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है किसके अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो उसमें अगर मिस्टेक होगी तो आपको पेमेंट हो सकता है कंप्लीटली सामने वाला मना कर दे करने से, किसी कोई लूप होल ढूंढ के, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हमने देखी हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, वो देखते हैं, जिसकी वजह से एलसी जो है वो डिनाई हो जाती है लोगों की एंड उनको पेमेंट का लॉस हो जाता है। सो एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट मैच एलसी टर्म्स एग्जैक्टली, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि डॉक्यूमेंट एलसी से मैच होने चाहिए, इवन द करेंसी शुड मैच एलसी, राइट, वरना इशूइंग बैंक रिजेक्ट कर सकता है। तो क्या क्या इश्यूज आते हैं, टाइमलाइन इश्यूज, मतलब आपने लेट सबमिट करे डॉक्यूमेंट, आपने गुड्स की शिपमेंट लेट करी, आपने बैंक के आगे डॉक्यूमेंट लेट प्रेजेंट करे, तो इसकी वजह से आपको रिजेक्ट कर सकता है वो। आपकी जो एलसी की अमाउंट है और जो आप इनवॉइस दे रहे हो उसकी अमाउंट मैच नहीं हो रही, शिपमेंट की लोकेशन में आपने डिस्क्रिपेंसी ला दी एंड एलसी को अपडेट नहीं किया। हमें ये पता है कि अगर एलसी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद अगर कुछ भी चेंज होता है तो पहले उसको एलसी में चेंज करना ही पड़ेगा, वरना तो वो आपका कंप्लीट लॉस है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेलर की। बट इंटरनेशनल ट्रेड में सेलर्स को नहीं मालूम होती हैं ये चीज़ें, इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बैंकर्स की, उनके एडवाइजर्स की, कि उनको ये सारी चीज़ें बताएं, ठीक है। पार्शियल या ट्रांसशिपमेंट, जबकि एलसी में कोई ऐसी टर्म ही नहीं है। हमें मालूम है कि पार्शियल शिपमेंट अलाउ होती है एलसी में, बट स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि पार्शियल शिपमेंट होने वाली है। देन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में कुछ इशू आ जाए, आपने साइन नहीं कराए, स्टैम्प नहीं करवाए, या फिर बिल ऑफ लेडिंग इनकम्प्लीट है, या जितनी कॉपीज रिक्वायर्ड है उतनी कॉपीज नहीं सबमिट करी, और अनऑथराइज टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग आपने दे दिया, ठीक है, कि क्लोज्ड बिल ऑफ लेडिंग, मतलब गुड्स का डैमेज कुछ दिख रहा है, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग, शॉर्ट फॉर्म बिल ऑफ लेडिंग, चार्टर, मतलब जो एक्चुअली में डॉक्यूमेंट लाइए चाहिए वो नहीं दिया, कुछ और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया। और मिसिंग ऑन बोर्ड नोटेशन, जब भी एलसी होती है उसमें हम हमारी कंडीशन क्या होती है कि गुड्स जब आपने शिप कर दिए तब आपको पेमेंट का राइट अप का राइज होता है, तब आप एलसी के थ्रू पेमेंट ले सकते हो इशूइंग बैंक से। और शिपमेंट हो गई है ये चीज शो होती है हमारी बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर, राइट। बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर कैसे शो होता है, जब उन्होंने लिख दिया गुड्स ऑन बोर्ड हो गया। अब जो आपने बिल ऑफ लेडिंग दिया है उसके ऊपर ऑन बोर्ड का नोटेशन ही नहीं है, या ऑन बोर्ड किस दिन हुआ है वो डेट हुआ
क्या प्रूफ है कि आपने शिपमेंट कर दी है, तो इस केस में भी डिनाई होने का चांस होता है। तो ये सारी मिस्टेक्स क्या है कि डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर्स, जिसकी वजह से उनकी पेमेंट डिनाई हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके खुद के कंट्रोल में है, ये तो आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी ना एज सेलर। बायर उसके बाद क्या करेगा, उसके लिए आप टूल्स यूज कर सकते हो, राइट, बहुत सारे। लेकिन अगर आपने खुद ही डॉक्यूमेंटेशन में इतनी मिस्टेक्स कर दी तो फिर तो आपका पेमेंट का लॉस होगा ही। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डॉक्यूमेंटेशन के मिस्टेक्स को ना करना। देन कंटेंट मिसमैच हो गया, वेट की इनकन्सिस्टेंसी आ गई अलग अलग डॉक्यूमेंट में, या डॉक्यूमेंटेशन में ही इनकन्सिस्टेंसी आ गई कि डाटा इनवॉइस में कुछ है, पैकिंग लिस्ट में कुछ है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन में कुछ और आ रहा है, बिल ऑफ लेडिंग में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी बैंक डिनाई कर सकता है पेमेंट करने से। देन अदर इश्यूज कैन बी लाइक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट इश्यूज, या तो आपका जो मिनिमम 110% इंश्योरेंस चाहिए वो कवर्ड नहीं है, या जितनी एलसी के अंदर मेंशन है उतनी इंश्योरेंस आपने नहीं करवाई, और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं है, डेट नहीं है, स्टैम्प नहीं है, या फिर लेट इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस आपने शिपमेंट के बाद करवाई है, और इम्प्रॉपर क्लेमेबिलिटी, जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर प्रॉपर क्लेम ही नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको नॉन पेमेंट की तरफ ले जा सकती है। Description and quantity issue, unauthorized changes in description, incorrect quantity, number of copies, या फिर मिसिंग और इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करे या सबमिशन करी ही नहीं है जो कि एलसी के अंदर रिक्वायर्ड है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी अवॉइडेड, ताकि आपकी एलसी के अगेंस्ट पेमेंट हो जाए। एंड ये एरर सेलर के पार्ट पे ही होंगे और सेलर का ही लॉस होगा, इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब बायर के पार्ट का मिस्टेक्स या रिस्क कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट इंश्योरेंस ले सकते हैं, एक्सपोजर लिमिट ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें किस तरह देखेंगे वो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या क्या आप स्टेप्स ले सकते हो अपना लॉस को कम करने के लिए। सबसे पहले आता है पेमेंट रिस्क एंड एक्सपोजर लिमिट, ठीक है। आप सबसे पहले असेस करो कि क्या रिस्क है कि बायर डिफॉल्ट कर देगा, ठीक है, ड्यू टू ऑपरेशनल फेलियर, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, मार्केट कंडीशन, पॉलिटिकल इवेंट। हर एक फैक्टर को सोच के चलो जो कि लीड कर सकते हैं इन बायर डिफॉल्टिंग, राइट। उसके बाद आप क्या देखो, उन रिस्क के अकॉर्डिंग देखो कि आप कितना क्रेडिट देना चाहते हो पर बायर, ठीक है, कि बायर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कंट्री की स्टेबिलिटी क्या है, हम कितने साल से डील कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप फिर उनको क्या दोगे, पेमेंट टर्म एंड जो भी आप अपना क्रेडिट दोगे। क्या प्रिंसिपल इस केस में फॉलो हो रहे हैं, जो बेसिकली किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉलो हो रहे हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। मेनली ये इन्वेस्टमेंट में ये फ्रेज यूज किया जाता है दैट आप सारा रिस्क एक ही पर्सन से मत लो, आप उसको डाइवर्सिफाई करो अलग अलग बायर्स में, कंट्रीज में, ताकि आपका लॉस होने का चांस कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है, उसकी $10 मिलियन की एक्सपोर्ट टर्नओवर है सिर्फ एक बायर से जर्मनी में, तो क्या हो गया, उसको एक ही पर्सन के ऊपर वो डिपेंड हो गया। अगर वो पर्सन जो है कल को उसका कुछ बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो उसकी सारी टर्नओवर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बेटर अप्रोच क्या है, आप 3-4 बायर्स लेके चलो अलग अलग कंट्रीज में, उनके साथ डील करो, ठीक है। बैड डेट प्रोटेक्शन आप करके चलो, सेम कैसे, अगर लेट पेमेंट हो जाती है या नॉन पेमेंट हो जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी और नेटवर्थ से अपने आप अफेक्ट होने से बचाने के लिए बैड डेट प्रोटेक्शन लेके चलो। कैसे कर सकते हो आप ये, जो भी आपने एलसी लिया उसको कंफर्म करा लो, या फिर जो आपके रिसीवेबल्स हैं उनको सेल कर दो बैंक को या फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग एजेंसीज को ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस, ताकि आपका लॉस जो है वो आप, या रिस्क जो आप ट्रांसफर कर सको इन पार्टीज के ऊपर, राइट। क्रेडिट इंश्योरेंस फ्रॉम ईसीजीसी और यूएस एक्सिम, ये भी आप कर सकते हो। थर्ड क्या है, कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट लेना, ताकि एक सेकंड बैंक की भी गारंटी आ जाए, अगर इश्यूइंग बैंक ने डिफॉल्ट किया तो दूसरा बैंक पे करेगा। लेकिन उसमें आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि बैंक की तरफ से तो गारंटी मिल गई, अब आप खुद अपने डॉक्यूमेंट सारे जो है टाइम पे और बिना मिस्टेक से हमें करवाने पड़ेंगे सबमिट, ताकि रिजेक्शन ना आए, ठीक है।
देन फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग, जो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा ही था कि फैक्टर कर सकते हो आप शॉर्ट टर्म के लिए, फॉरफिट कर सकते हो लॉन्ग टर्म रिसीवेबल को, राइट। और बेनिफिट क्या है कि आपको पेमेंट का रिस्क जो है सारा पास ऑन हो जाएगा अगर नॉन रिकोर्स बेसिस पे करोगे। देन वी हैव क्रेडिट इंश्योरेंस, कि अगर नॉन पेमेंट होती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनीज क्या करेगी, कॉम्पनसेट करेगी। इश्यूड बाय क्रेडिट इंश्योरेंसेज, ये सारे क्रेडिट इंश्योरेंस जो हमने पढ़े, ये फुल कवर भी दे सकते हैं, रिस्क शेयरिंग बेसिस भी दे सकते हैं आपको। बट इसमें क्या होता है, वेटिंग पीरियड रहता है। आपको जब भी क्लेम आपने कर दिया उसके 90 to 180 डेज के बाद आपको पेमेंट मिलती है डिफॉल्ट होने के बाद, ठीक है। क्या क्या रिस्क कवर हो जाते हैं कि इंसॉल्वेंसी की वजह से पेमेंट नहीं आई, या सामने वाले ने कुछ डिफॉल्ट कर दिया जान के, और पॉलिटिकल रिस्क हो गया, प्री डिलीवरी ही फेलियर हो गया, या बॉन्ड अनफेयर कॉलिंग होगी, इन सारी चीज़ों के रिस्क को कवर कर दिया। इन एक्सपोर्टर से क्या रिक्वायरमेंट है कि इंश्योरेंस तो आपको मिल गई है, बट उसके बाद भी एक्सपोर्टर को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि बायर को अच्छे से चेक कर ले और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को, और इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही डील किया होना चाहिए। डॉक्यूमेंट टाइमली सबमिट करने हैं, एंड जब भी ओवरड्यू होता है उसको इमिडिएटली रिपोर्ट करना है, एंड लॉन्च फॉर्मल क्लेम विद इन 6 मंथ्स। तभी आप अपने आप को इस रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकते हो। इंश्योरेंस में मेनली अगर आप ईसीजीसी को भी देखो या और भी कंपनीज को देखो तो 80 to 90% इंडेमनिटी आपको मिल जाती है। मतलब बहुत सारा लॉस तो आपका कवर हो जाता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ आपको पेयर करना ही पड़ेगा। देन वी हैव प्री डिलीवरी रिस्क, मतलब गुड्स डिस्पैच होने से पहले ही बायर इंसॉल्वेंट हो गया, या पॉलिटिकल इश्यूज आ गए, लाइसेंस कैंसिल हो गया, नॉन पेमेंट ऑफ प्रोजेक्ट माइलस्टोन, तो यहाँ पर भी आपका लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ को क्या क्या फैक्टर्स से आप अपने ये रिस्क को कम या ज़्यादा कर सकते हो, कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, रीसेल वैल्यू कितनी है, स्टेज पेमेंट आपने कैसे डिज़ाइन करी, स्ट्रक्चर करी, स्टाफ डिपार्चर फ्रॉम फॉरेन कंट्री, सप्लायर कमिटमेंट, एंड ऑन डिमांड बॉन्ड्स। ऑन डिमांड बॉन्ड्स अगर आपके पास होंगे तो सामने वाला पर्सन अगर मना भी कर देता है तो आप उस गारंटी को इन्वोक कर सकते हो एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। देन वी हैव प्री डिलीवरी कवर, मतलब क्रेडिट इंश्योरेंस दे दिया आपको बचाने के लिए, किससे, प्री डिलीवरी इंसॉल्वेंसी से, प्री शिपमेंट पॉलिटिकल इश्यू से, माइलस्टोन नॉन पेमेंट से, या बॉन्ड कॉल से, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर वाला रिस्क हमने पढ़ा उसको कवर करने के लिए हमने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, ठीक है। देन वी हैव बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कवर एंड नॉन कैंसिलेबल लिमिट, मतलब एक नॉन प्री डिलीवरी कवर नहीं है, ठीक है, बट इसमें क्या इंश्योर कर रहे हैं हम कि इंश्योरेंस कैन नॉट बी विदड्रॉन सडनली, अलाउज प्लानिंग फॉर फ्यूचर इनवॉइसेज एंड डिस्पैचेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो न्यू डिस्पैचेस आफ्टर नोटिस आर नॉट कवर्ड इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाइंडिंग। मतलब क्या हो गया, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है, ठीक है, आपको कुछ प्री डिलीवरी लॉस हो गया, आप उस चीज़ को क्लेम तो कर सकते हो, बट उसमें क्या कंडीशन रहती है कि लॉस होने के बाद भी अगर आप फिर भी सामने वाले पर्सन को न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो इस चीज़ के अंदर कवर नहीं होगा, ठीक है। मेन टूल्स क्या क्या हम यूज़ कर रहे हैं, एक रिकैप उसका, कि एक्सपोजर लिमिट आप ध्यान से चुनो, एलसी को कंफर्म करा लो, फैक्टरिंग फॉर फेटिंग को यूज़ कर लो, क्रेडिट इंश्योरेंस, प्री डिलीवरी कवर प्री डिलीवरी रिस्क से बचने के लिए, एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कवर भी आप ले सकते हो। सो ये सारे हो गए समरी हमारी क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन टूल के लिए, या फिर क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टूल्स के लिए हमारी ये समरी हो गई। सो दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। क्रेडिट रिस्क को कवर कैसे करा जाता है, हमने बहुत ही समराइज्ड वे में नोट्स में इसको पढ़ लिया और बहुत अच्छे से समझ लिया। आप जस्ट इन टूल्स के नाम भी याद रख लोगे तो मीनिंग तो आपको समझ आ गए अब, राइट। सो बहुत अच्छे से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। यू विल जस्ट नीड टू गो थ्रू द नोट्स वंस अपने आप, ताकि माइंड में ये चीज़ें पक्की हो जाएं। एंड इसी तरह अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए कोर्स में इनरोल कर लीजिए जल्दी से, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन हो जाए और एक ही बार में हम अपनी सर्टिफिकेशन को क्लियर करके ख़त्म करें, ठीक है। सो ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको देखने हैं, आईटीएफ की सीरीज़ में आपको फर्दर पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाले लेक्चर्स हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन अदर लेक्चर्स। बाय बाय।